मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज में क्या होता है, सबसे पहले हम देखें कि ये मेटेलिक प्लेट लगी रहती हैं, ये वाली एल शेप की जो उल्टा एल बना रखे हैं। और यहाँ पे आपका अननोन रेजिस्टेंस लगा होगा और ऐसे एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगे होंगे, जिसमें अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम। तो इस तरह के जब रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे होते हैं, तो होता क्या है कि अगर हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम इस जॉकी को यहाँ पर स्केल में लेके जाते हैं, और स्केल के ऊपर एक वायर लगी होती है जो 100 सेंटीमीटर की होती है। तो जॉकी को लेके जाने पर जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाए, मीन्स डिफ्लेक्शन ना हो, तो उसको बोलेंगे वहाँ पर उसका नल पॉइंट। तो हम यहाँ नल पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जैसे हमें नल पॉइंट मिल जाता है, तो हमें वो डिस्टेंस मिल जाती है एल, और ये 100 - एल, और फिर हम यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास आता है और हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं कि ये है क्या क्या, और काम क्या करता है। सो it consists of a wire of length 1 meter and of uniform cross-sectional area stretched top and clamped between two thick metallic strip two thick metallic strip strips bent at, और कौन से एंगल में बेंड हो रखे हैं ये, राइट एंगल, बेंड एट राइट एंगल। Bent at right angles. The metallic strip the metallic strip has two gap, दो गैप कौन सी, ये वाले स्टार्टिंग में जो बना रखे थे डायग्राम में, ये दो गैप होते हैं, टू गैप across which resistor can be connected. Resistors can be connected. और जो इसके एंड पॉइंट्स है, वो एंड पॉइंट्स किससे कनेक्ट रहते हैं, ये क्लैम्प्ड रहते हैं, कनेक्टेड थ्रू अ सेल, थ्रू अ की, एक सेल से कनेक्टेड रहते हैं। और जिसका मिड पॉइंट है और इसका जो वन एंड है, वन एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट की डायरेक्शंस को डिटेक्ट करता है कि करंट किस डायरेक्शन में
फ्लो हो रही है तो उस डायरेक्शन की तरफ शो करेगा। तो गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू the connected to the metallic strip midway between the two gap। और जो गैल्वेनोमीटर का जो अनदर एंड होता है, the other end गैल्वेनोमीटर का other end of the galvanometer is connected to a jockey। और ये जॉकी क्या होती है? ये इसेंशियली एक मेटालिक रॉड है। कैसी रॉड है ये? मेटालिक रॉड, और जिसका वन एंड क्या होता है? वन एंड, इसका वन एंड होता है हैज अ नाइफ एज। जिसे हम उस वायर पे टच कराते हैं और फिर हम वहां पर नल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो ये था इसका एक थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की क्या क्या होता है ये मीटर ब्रिज और किस तरह से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? तो क्या होगा? आर अननोन रेजिस्टेंस है, एस स्टैंडर्ड नॉन रेजिस्टेंस है। और अगर बैलेंस कंडीशन होगी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आर अपॉन एस इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। ये कैसा आया होगा? ये आया है यहाँ से। बैलेंस कंडीशन का मतलब है कि जॉकी को नल पॉइंट मिल गया अब। तो R1 अपॉन R2 डिवाइड इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये भी तो एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे ब्रिजस्टोन ब्रिज का क्या लगा है? एप्लीकेशन, बैलेंस कंडीशन। किससे? यूजिंग ब्रिजस्टोन प्रिंसिपल, यूजिंग ब्रिजस्टोन प्रिंसिपल। अरे ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कैपिटल R इज इक्वल टू एस एल अपॉन 100 माइनस एल। एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, जहाँ पे हमें नल पॉइंट मिला है। तो ये आ गया मीटर ब्रिज के थ्रू हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है साहब? अरे ठीक है, हाँ ना बोलो। किसी को मीटर ब्रिज में कोई दिक्कत ना हो? अब आता है एक नया जो तुमने नहीं बताया। अभी हमने रमन के साथ एक गेम खेला था कि तुम्हें लास्ट में ऐसे फिजिक्स के वर्ड्स बताने थे जिनके लास्ट में मीटर आता है ना रमन? तो रमन ने 3 तो बता दिए थे, 2 भी नहीं बता पाया था। तो रमन तुम्हें एक और मिल गया, वो है पोटेंशियोमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर को एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। एक्सप्लेन दी
term potentiometer explain the term potentiometer and find number A. Find potentiometer to compare the EMF. सबसे पहले आपको फाइंड करना है potentiometer to compare the EMF of two cell B आपको फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस measurement of internal resistance of a battery और सेल एक ही बात है तो पोटेंशियोमीटर की मदद से आपको इन चीज़ों को फाइंड करना है सबसे पहला है EMF ऑफ टू सेल और मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी पोटेंशियोमीटर की मदद से अभी पोटेंशियोमीटर होता क्या है कैसे वर्क करता है तो अब इसके बारे में जान लेते हैं देखो ये एक वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी सर्किट में तो अब वो कैसे काम करता है तो सबसे पहले हम डालते हैं आंसर या सॉल्यूशन लिख लीजिए ठीक तो आप जानते हैं एन आइडियल वोल्ट मीटर कल मैंने वोल्ट मीटर के बारे में थोड़ा सा बताया था वोल्ट मीटर क्या होता है विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर या यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट तो वोल्ट मीटर का हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए लेकिन अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो विच डज नॉट चेंज द ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस एन आइडियल वोल्ट मीटर which does not change the original potential difference should have infinite resistance और क्या हो सकते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो सकता है उसके पास बहुत ज़्यादा तो बट द रेजिस्टेंस कैन नॉट मेड इनफाइनाइट लेकिन हम क्या कर सकते हैं इतना बड़ा रेजिस्टेंस को मेड नहीं कर बना नहीं सकते भाई बट द resistance cannot made infinite तो फिर अब कैसे वोल्ट मीटर को यूज करें तो हम क्या करते हैं पोटेंशियोमीटर की मदद लेते हैं पोटेंशियोमीटर डिजाइन करते हैं तो वो है क्या पोटेंशियोमीटर is a device which potentiometer is a device which
does not draw any current from the given circuit. Does not draw any current from the given circuit and still measure and still measures the potential difference still measure the potential difference. This it is equivalent to an ideal voltmeter. It is equivalent to an ideal voltmeter. This is a versatile this is a versatile instrument. This is a versatile instrument. इसलिए आपने सुना होगा जो आइडियल पोटेंशियोमीटर होता है, जो आइडियल वोल्टमीटर होता है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो अब देखिए, जब हमें किस सर्किट में आइडियल वोल्टमीटर्स को यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे पोटेंशियोमीटर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है किसी भी करंट को ड्रॉ नहीं करता किसी सर्किट में और मेजर कर लेता है पोटेंशियल डिफरेंस को, तो जो कि इक्विवेलेंट होता है आइडियल वोल्टमीटर को। तो इस तरह से इसकी इस खूबसूरती को देखते हुए पोटेंशियोमीटर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एक ऐसे आइडियल वोल्टमीटर की तरह। तो इसके थ्रू हम कैसे हम लिख सकते हैं इसका, ये लिख लिया पहले। तो पोटेंशियल डिफरेंस एनी पॉइंट के बाद ईएमएफ इतना आएगा, और पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर the EMF of two cells of EMF। अब उन सेल के EMF क्या हैं? E1 और E2। तो डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। मीटर ब्रिज में तो एक ही वायर थी, यहाँ पे हमारे पास 2-3 तरह की वायर्स होती हैं, लेकिन होती वो 1 मीटर की ही है। ये है और ये यहाँ पे बना दिया मैंने, ये रियोस्टेट है, और या फिर आप उसे ये कह सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस बैटरी। ये बैटरी का सिंबल है, और यहाँ पे होता है एक ए पॉइंट, और यहाँ से 2 पार्ट्स हमारे निकले हुए होते हैं, और यहाँ पे लगी होती है हमारी 2 ईएमएफ। और ये ईएमएफ कनेक्टेड होते हैं हमारे एक बॉक्स में, और यहाँ पे ये वायर कनेक्टेड होती है इससे गैल्वेनोमीटर से।
ठीक है। और गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं, मान लें सपोज ये पहला वाले ये ईएमएफ आपका 2 है और ये ईएमएफ फर्स्ट है, तो अगर पहले वाली ऑन होगी 1 2 और 3 ऐसे लिख लेते हैं, अगर पहला ऑन होगा तो हमारे पास N1 आएगा। N1 मतलब ये हो गया आपका, सपोज क्या है N1 है। यहाँ पे हमें नल पॉइंट मिला था, फर्स्ट नल पॉइंट, फिर हमने इसे ऑफ करा और इसको ऑन करा तो हमारा दूसरा नल पॉइंट अगर यहाँ मिला N2, समझ रहे हो ना। तो हमें जब ये नल नल पॉइंट मिल जाएंगे तो हम इनका ईएमएफ के बीच क्या कर लेंगे, पोटेंशियोमीटर से वो ईएमएफ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम समझ में आया, क्या नहीं आ रहा? अरे यहाँ से तो ऑन है, मान ले। नेक्स्ट, तो फिर क्या हो जाएगा, तो यूजिंग किरचॉफ लॉ, यूजिंग किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ को यूज करेंगे लूप किसमें, लूप AN1 कैपिटल G31 ए से N1G31, तो ये आ गया आपका लूप। ये कोई कोड नहीं है और ना ही इलॉन मस्क के बच्चे का नाम है ये, सुना होगा ना, ये वो नहीं है, ये लूप है, लूप। तो ये लूप में क्या हो जाएगा, फाई L1 प्लस जीरो रेजिस्टेंस और ईएमएफ क्या होगा यहाँ पे E1, नेगेटिव इसलिए क्योंकि माइनस की तरफ जा रहा है, तो इक्वल टू 0, तो E1 कितना आ जाएगा, EMF इज इक्वल टू फाई L1। ये पहले वाले लूप के लिए आ गया। दूसरे वाले लूप के लिए क्या हो जाएगा, सिमिलरली लूप कौन सा, AN2 कैपिटल G32A, और कौन सी कंडीशन में है ये, इज बैलेंस कंडीशन। देखो बैलेंस कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई L2, लेंथ चेंज हो जाएगी ना, अलग अलग लेंथ में मिलेंगे, फाई L2 प्लस 0 माइनस और एम एफ है E2 इज इक्वल टू 0, तो आपका आ जाएगा E2 इज इक्वल टू फाई L2, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, तो रेशियो फाइंड कर लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, रेशियो क्या आ जाएगा 1:2, तो ये आ जाएगा E1/E2 इज इक्वल टू फाई L1/फाई L2, फाई से फाई कैंसिल, EMF फर्स्ट अपॉन EMF सेकंड इज इक्वल टू L1/L2। तो ये आ गया सर आपका, तो ये आपका आ गया क्या, पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर द EMF ऑफ द सेल्स ऑफ E1 और E2। तो ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा मैंने, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। आपको मेजरमेंट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी का, तो इसके लिए फटाफट से वही डायग्राम फिर से बना लो और उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, थोड़ा सा चेंजेस। थोड़ा सा चेंज करना है उस डायग्राम में जैसे हमने पहले बनाया था, ठीक है। आपको उस डायग्राम में क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करना है, तो इसको आप इधर से खींच लीजिए आगे, और ये आ गया आपका, यहाँ पे बैटरी आ गई, ठीक 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 है। ये आपका रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये आगे कनेक्ट हो गया आपका की से, ठीक है,
की को बंद कर दिया हमने, ठीक है। और ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ये पॉइंट है आपका सी, ये पॉइंट है आपका ए, ये है बैटरी, ये है आर। अच्छा अच्छा जी, ये हो गया आर, इसको थोड़ा और कर लीजिए खचर पचर, आर है, ठीक है। यहाँ से आपके टणक टणक दो तारे निकलती हैं, यहाँ पे आपकी इस समय एक ही बैटरी होगी और इसके साथ होगा एक जुड़ा हुआ की, और इसमें होगा एक रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी। दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है साहब। ये आपके कनेक्ट होंगे इस तरह से, और इनसे कनेक्ट होगा जी। जी मतलब गैल्वेनोमीटर, और इससे भी आप नल पॉइंट ढूंढेंगे, N1 नल पॉइंट और N2 नल पॉइंट। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? और यहाँ पे इसका, उसको कहेंगे हम EMF यहाँ पे इसका, ठीक है। जब इतना कह लेंगे तो वैन K2 इज ओपन। अच्छा K2 और K1, ये दिस इज K2 और दिस इज K1। तो अगर आप इसको पहले ओपन करते हैं, किसको, K2 को, वैन K2 इज ओपन। अगर K2 ओपन है तो इफ बैलेंस कंडीशन, अब मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि आप लिख भी सकते हैं। इफ बैलेंस कंडीशन at length L1 मीन्स A से लेकर और N1 तक जो लेंथ होगी, देन आपका EMF क्या हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू फाई L1। देखो फाई क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अगर लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू EMF आ जाएगा। दिस इज आइडियल कंडीशन। तो बच्चों आ समझ में, समझ में आया बच्चों? हो बलवती जी, सही पकड़े हैं। तो नेक्स्ट वैन, अब K2 को ऑफ कर दो, K2 ऑफ हो गया तो K1 ओपन हो जाएगा। K2 ऑफ हो जाएगा मतलब अब सीधे हम इसको यहां से करंट फ्लो होगी। K2 ऑफ होने का मतलब है K2 इज क्लोज्ड, अब करंट फ्लो होगी उसमें। तो V मींस कैपिटल V इज टर्मिनल, is terminal potential difference of the cell and balance is obtained. Balance is obtained at किसमें, लेंथ L2, और L2 क्या हो गया, A से लेकर N2 तक। तो V is equal to phi L2, equation number first, and this is equation number second. These are two question in here. और अब हम इन दोनों ही क्वेश्चन को क्या कर देंगे, हम दोनों ही क्वेश्चन को यूज करेंगे क्वेश्चन 1 डिवाइड बाय क्वेश्चन 2। तो EMF अपॉन V इज इक्वल टू फाई L1 अपॉन फाई L2। जब हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं इस सर्किट में थोड़ा सा चेंज आएगा। पहले इतना कर दिया आपने, कितने कर दिया आपने, इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। हमने क्या कहा था कि ये इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस किसके साथ ऐड होगा, हमेशा EMF के साथ, और क्योंकि ये थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है वहाँ पे। तो अब जब ये चीज़ आ जाएगी तो हमें पता है यहाँ पे जो अगर आई करंट फ्लो होगी तो आई इज इक्वल टू क्या होता है रिलेशन, वी नो दैट
ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच वो क्या होता है रिलेशन, आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं। कहाँ? थ्रो द बैटरी। और यहां से ईएमएफ की वैल्यू निकाल लो। क्या हो जाएगा? स्मॉल आई ब्रैकेट में आर प्लस कैपिटल आर। और ये वैल्यू आएगी तो आप इक्वेशन नंबर 3 में लिख लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 3। और जब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आया था? वहां पे आपके पास आया था ई एम एफ अपॉन वी इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। 5 से 5 कैंसिल कर देना पीछे, तो आपके पास ई एम एफ अपॉन वी आया था इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब यहाँ पुट कर दोगे आप वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा आई ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन वी और इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। और देखिए आई अपॉन वी क्या होता है? आई अपॉन वी अरे क्या होता है आई अपॉन वी? हाँ, पर लेकिन यहाँ पे आई अपॉन वी होगा या वी अपॉन आई होगा? रेजिस्टेंस वी अपॉन आई होगा ना। देखिए ऐसे वी अपॉन आई नीचे चल जाएगा और ये बन जाएगा L1 अपॉन L2। और वी अपॉन आई को आर लिख सकते हैं, कैपिटल आर इक्वल टू L1 अपॉन L2। और देखो डिवाइड दे दो, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस 1 L1 अपॉन L2। सो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये आ गया स्मॉल आर अपॉन आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 और स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये आपने फाइंड कर दिया सर, ये आपने फाइंड कर दिया इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने कहा था मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो बस हो गया ही। तो ये किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो देखो हमने क्या करा, हमने देखा कि आई इक्वल टू होता है ई एम एफ अपॉन आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो ई एम एफ की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये वैल्यू को पुट करे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 ये थी ई एम एफ अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो ई एम एफ की वैल्यू रखी और यहाँ से आई अपॉन वी, आई को वी के नीचे लेके गए तो वी अपॉन आई होता है आर, और स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। और स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर से आर कैंसिल हो गया और 1 आ गया इक्वल टू L1 अपॉन L2। 1 को उधर लेके गए, ट्रांसपोज करा, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर का मल्टीप्लिकेशन करीब L1 अपॉन L2 माइनस 1, तो ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आया कि नहीं आया? जोल चमका। और जो ठीक है, तो आया समझ में? ये क्वेश्चन, ये चैप्टर इसके साथ हो जाता है दी एंड। मैग्नेटिज्म, देखिए मैग्नेटिज्म होता क्या है, मूविंग चार्जेस होते क्या है। तो देखो चार्ज की 3 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जनरल से हमारे लाइफ में, जो भी हम पूरी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा वो क्या था? वो था एक चार्ज इन अ रेस्ट फॉर्म, बिकॉज स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज जब रेस्ट फॉर्म में था तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब क्या होगा? चार्ज इन अ मूविंग। ठीक है, चार्ज मूव करेगा, और जब चार्ज मूव करता है तो हमारे पास होता है मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस। और अगर चार्ज एक्सेलरेट हो जाए, चार्ज एक्सेलरेट हो जाए, बौखला जाए,
तबीयत खराब हो जाए चार्ज की। चार्ज इधर से उधर भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, तो उसको बोलेंगे चार्ज बौखला गया। तो चार्ज का इस तरह से बौखलाना, एक्सेलरेट हो जाना, उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो EMW जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वहाँ पे चार्ज बौखला जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है। यहाँ पे चार्ज मूविंग है, चल रहा है बस, ठीक है, उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होगी, एक्सेलरेट नहीं होगा। तो जब भी चार्ज फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी भी वायर में, तो उसकी वजह से उसके अराउंड अस एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और वो फील्ड का नेचर होता है अट्रैक्शन। तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड exerts forces on moving charged particles, कॉमा चार्ज पार्टिकल्स जैसे कि लाइक इलेक्ट्रॉन्स। और वाकई में अब हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा पढ़ने में, प्रोटॉन्स एंड करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर। और जनरली जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल B। और B इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी, तो एक फोर्स भी एक्सर्ट करता है। तो उस फोर्स को बोलते क्या है? अरे क्या बोलते हैं, तुम ही बताओ, क्या बोलते हैं उस फोर्स को, बताओ। उससे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। जैसे था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स। तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है? द फोर्स exerted by a magnetic field is called magnetic force. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैग्नेटिज्म की शुरुआत में